नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस स्पेशल प्रोग्राम में। इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। अगस्त का जो महीना है, आपका जीवन के अंदर क्या बदलाव आ सकता है। आपका कार्य है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, काम धंधा है, बिजनेस है, वो क्या रहेगा, उसमें क्या संभावनाएं दिखती हैं, क्या हम अपनी तरफ से कर सकते हैं और ज्योतिषी रेमेडी क्या है। आपका स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है, प्रेम जीवन है, शादी विवाह है, तो जीवन के सारे क्षेत्रों के बारे में हम बातें करेंगे। पर सबसे पहले आ जाते हैं आपकी कुंडली के ऊपर कि कौन सा जो ग्रह है वो किस भाव में बैठा है, उसकी क्या दृष्टियां हैं, उसके आधार पर वो क्या दिखा रहा है और हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ये कुंडली है आपकी। आप देख सकते हैं कि आपके प्रथम भाव में ही मंगल जो है वो गोचर कर रहे हैं। ये 2 नंबर दिखाता है वृषभ राशि को। भाव ये प्रथम है आपका, द्वितीय भाव खाली है। तृतीय भाव में चौथे नंबर की राशि जो कि कर्क होती है उसमें शुक्र गोचर कर रहे हैं 6 तारीख के बाद से। चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं और साथ में बुध भी हैं। अभी जो सूर्य हैं यहाँ पर 17 तारीख को आएंगे, क्योंकि इस महीने सिंह संक्रांति है। 17 तारीख तक ये कर्क में रहेंगे तृतीय भाव में और 17 तारीख को आपके सिंह राशि में आ जाएंगे सूर्य महाराज। बुध की बात करें तो बुध यहाँ 20 तारीख तक रहेंगे सिंह राशि में। 20 के बाद बुध जो है अपनी ही राशि में पंचम भाव में कन्या राशि में आ जाएंगे। केतु को अगर हम देखते हैं, केतु जो है 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, 6ठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं तुला राशि में। सप्तम भाव और अष्टम खाली है। भाग्य के भाव में वक्री शनि महाराज बैठे हैं, वक्री शनि है, भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं और पूरे महीने यहीं पर रहेंगे नवम भाव में। दसम भाव खाली है। एकादश भाव में अपनी ही राशि के गुरु, मीन राशि के गुरु हैं, वो भी वक्री हैं पर अपनी ही राशि के हैं। और 12वें भाव में आप देख सकते हैं कि मेष राशि में राहु जो है वो गोचर कर रहे हैं। तो आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, रिजल्ट के ऊपर अगर आए तो सबसे पहले लग्नेश देख लेते हैं। इस महीने में जो चीज़ें बदल रही हैं, शुक्र बदल रहे हैं और शुक्र आपके बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। जब भी हम कुंडली को देखते हैं, अगर लग्न और लग्नेश स्ट्रांग है तो एक तरह से कुंडली स्ट्रांग है। मतलब ऐसा व्यक्ति के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव भी आएंगे ना, तो वो उनको, आप कह सकते हो, उनको भी हरा देगा, मुसीबतों को भी हरा देगा और आगे निकल जाएगा। क्योंकि मुसीबत तो आप जितने सक्सेसफुल लोग देखोगे उनकी स्टोरी अगर आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई अपनी लाइफ में तो ऐसी कुछ खास मुसीबत आई नहीं, उनकी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आए पर वो हारे ही नहीं। मतलब मुसीबतें ही थक गई उनसे, वो आगे निकल गए। तो वही बात हो जाती है। लग्न और लग्नेश अगर स्ट्रांग हो तो कुंडली को इसीलिए स्ट्रांग माना जाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं से अपनी सिचुएशन से हार ही नहीं मानता है, उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकालने पे ही मतलब वो लगा रहता है और निकाल ही लेता है। तो लग्नेश का तृतीय भाव में जाना अच्छा है। आप प्रतापी बनोगे, मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर एनर्जी रहेगी, आप प्रयास करोगे, छोटी मोटी यात्राओं के लिए अच्छा है। और शुक्र का तृतीय भाव में गोचर वैसे भी सुख देता है, जीवन में ना लाभ देता है। अगर एकदम शास्त्रों से पढ़ें भाई क्या लिखा है तृतीय भाव के लिए, तो लिखा है ऐश्वर्य और भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति। अब भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य लाइफ में आएगा, कहीं ना कहीं धन भी आएगा, पैसा भी आएगा। अगर आपका काम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, फीमेल्स से जुड़ा हुआ है, औरतों से जुड़ा हुआ है, फैशन से जुड़ा है, डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी, साफ सफाई, किसी तरह की किसी चीज़ को खूबसूरत बनाना, डिजाइन में भी हम किसी चीज़ को खूबसूरत बनाते हैं ना। अब वो डिजाइन आजकल कंप्यूटर डिजाइनिंग भी हो गया और आपके इंटीरियर डिजाइनिंग भी हो गया, सब आ गया उसमें। तो कोई भी इस तरह का काम जो सुख से रिलेटेड है, फ्लावर का काम है, परफ्यूम का काम है, वो भी शुक्र का काम है, मैरिज से रिलेटेड हुआ काम है, तो आपको लाभ रहेगा, बढ़िया रहेगा। अब लगने से शुभ भाव में तो ओवरऑल कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव चेंज है पिछले महीने के कंपेरिजन में। दूसरा जो बड़ा चेंज है वो सूर्य का है। सूर्य 17 तारीख के बाद चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ में आएगा। जब भी किसी भी चतुर्थ में, वैसे तो सूर्य का गोचर कहा गया है कि अपने जन्म स्थान से दूर आपको ले जा सकता है, माता के साथ थोड़ा बहुत मतभेद करा सकता है, पर कुछ मतभेद करा सकता है, पर हर चीज़ के ना कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं कि अगर ग्रह अपनी ही राशि में है तो फिर वो वहाँ थोड़ा बहुत लाभ भी देगा ही देगा। तो सूर्य यहाँ से आपके पद प्रतिष्ठा प्रमोशन को दिखाएंगे। घर भूमि से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई पॉजिटिव चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य अपनी ही राशि में है। और इस वजह से वैसे तो सूर्य तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। सूर्य के बाद अगर हम मंगल की बात करते हैं
देखिए मंगल की बात करें तो मंगल लग्न में है, लग्न में मंगल बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं माने गए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म ग्रह हैं और गोचर के अकॉर्डिंग भी वो आपके 3, 6, 10, 11 में अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ना लड़ाई झगड़े से तो बचना होगा। जल्दबाजी में अगर काम लेंगे तो फिर चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं, क्योंकि मंगल ना जल्दबाजी भी है। और कहीं ना कहीं गर्मी से रिलेटेड चीज़ें, पित्त जो होता है ना, आयुर्वेद में पित्त, जैसे बीपी का बढ़ना है, गुस्से का आना है, पित्त संबंधित अगर कोई बीमारी है उसका बढ़ना है, गर्मी जो है ना शरीर में एनर्जी, वो गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। तो पानी वानी पीते रहें, एक तो ये है। मन को थोड़ा शांत रखें, विचारों को थोड़ा शांत रखें, गुस्से आदि से बचें। और कोई काम अगर नहीं होता है तो उससे ना शोक में ना जाएं, दुख में ना जाएं, क्योंकि मंगल ऐसा करा सकते हैं। वैसे मंगल यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी है, तो खर्चा तो लाएंगे, पर कोई फॉरेन अपॉर्चुनिटी आ सकती है, विदेश से आपको कोई लाभ दे सकते हैं। और विवाह आदि के लिए ठीक है, मतलब किससे मुलाकात आपकी करा सकते हैं। अगर आप पहले से रिश्ते में हैं तब तो थोड़ा टकराव रहेगा आपस में, क्योंकि सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि आ रही है। पर चूंकि सप्तमेश की सप्तम पर दृष्टि है तो शादी विवाह का योग भी बनाती है। इसके साथ साथ गुरु की भी दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है। तो मैरिज लाइफ के लिए, किसी के लाइफ में आने के लिए, आपको कोई प्यारा सा पार्टनर, पति पत्नी मिल जाए, फ्रेंड मिल जाए, उसके लिए ठीक है योग, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है, आपके सप्तम भाव पर है, सप्तमेश की दृष्टि सप्तम भाव पर है। और सप्तम भाव किसका होता है? शादी विवाह प्रेम आदि का होता है। पंचम प्रेम का होता है, आपका शौकों का भी होता है। ये जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, डिजायर्स होती हैं, तो बहुत सारी इच्छाएं भी इस महीने जन्म लेंगी। कुछ नई इच्छाएं भी आपकी लाइफ में रह सकती हैं पूरे अगले साल भी काफ़ी हद तक, जब तक गुरु आपके मीन राशि में, तो इच्छाएं आपकी काफ़ी रहेंगी। पर एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश नहीं करनी है इस महीने, बहुत बड़ा चेंज। क्यों? क्योंकि गुरु और शनि दोनों के दोनों वक्री हैं। जब ग्रह वक्री होते हैं तो ये वो समय होता है जब आपको जो चीज़ है, जो स्थिति है, जो आपकी चल, उसको थोड़ा ना देखने का, मंथन करने का, कि हम सही रास्ते पर तो हैं, सही डायरेक्शन में तो हैं, और जो चीज़ें पहले से हैं उनको सुधार करने का ज़्यादा समय होता है, बजाय इसके कि एकदम बहुत कुछ बड़ा नया करना। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। मंगल के क्षेत्र में, मंगल को बाई चांस मंगल की दशा महादशा है तो हनुमान जी की पूजा करना बहुत बढ़िया रहेगा। सुंदरकांड का पाठ करना, लाल चीज़ों का दान करना। कब? मंगल के दिन। और दक्षिण की जो दिशा है वो मंगल की दिशा होती है, उस दिशा को साफ सुथरा रखें, वहाँ पर कोई कूड़ा वगैरह ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखें तो बढ़िया रहेगा आपका। मंगल के बाद आ जाते हैं हम, देखिए मंगल आपके ठीक है, शुक्र आपके बढ़िया रहेंगे। गुरु की बात करें तो गुरु का गोचर जो है वंडरफुल है, बहुत बढ़िया है। 11वें भाव में बैठकर गुरु यहाँ पर पारिजात नाम का योग बना रहे हैं। पारिजात एक वृक्ष है जिसकी आपने कथाएं सुनी होंगी कि इच्छा पूर्ति कर सकता है। तो जिसके जन्म में ये होगा, जन्म पत्री में ही होगा, उसको धन काफ़ी आएगा, कई सारे सोर्स हो सकते हैं उसके पैसा कमाने के। फ्रेंड्स उसके बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे हो सकते हैं, अपने फ्रेंड्स या अपने सर्कल के थ्रू उसको लाभ हो सकता है। तो देखिए यहाँ एक दो बातें निकल के आ रही हैं कि ऐसे में आपको अपना सर्कल बढ़ाना भी चाहिए। आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनसे आपको लाभ रह सकता है, उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ गुरु की जो दृष्टि है वो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 आपके शुक्र पर पड़ेगी, धन धान्य को बढ़ाएगी, स्वास्थ्य को भी आपके अच्छा करेगी, लाइफ में कुछ सुख की चीज़ें भी लाएगी। अब कोई भी ग्रह जब अच्छा होता है ना तो एक स्थान होता है विशेष स्थान, अगर वहाँ कोई ग्रह बैठा है तो उसका शुभ फल नहीं मिल पाता है। तो जब 11वें भाव में गुरु हो तो अष्टम में अगर कोई ग्रह हो तो उसका शुभ फल उतना नहीं मिल पाता है। तो थैंक गॉड वो भी नहीं है, मतलब गुरु अच्छे गोचर में भी हैं और उनके भेद स्थान पर भी कोई नहीं बैठा हो, तो गुरु एकदम वंडरफुल है, यहाँ पर बहुत अच्छी जगह बैठे हैं और कोई उनको काट भी नहीं रहा है। गुरु की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है तो आपकी थोड़ी इच्छाएं तो जरूर भरेंगी। संतान प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया है, लाइफ में किसी के आने के लिए बहुत बढ़िया, पार्टनरशिप के लिए बहुत बढ़िया, क्रिएटिविटी आदि से भी आपको लाभ हो सकता है। आप जो इन्वेस्ट करोगे कहीं स्टॉक मार्केट आदि में भी आपको लाभ रहेगा। सप्तम पर सीधी दृष्टि है तो विवाह के लिए बहुत बढ़िया है, अगर आप चाहते थे आपका विवाह हो जाए तो बहुत बढ़िया समय है। साथ में अगर आप थोड़ा सा इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इसका पाठ करें, गुरुवार के दिन हल्दी आदि का ध्यान करें, नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो साफ सुथरी हो और वहाँ पर अगर मंदिर वगैरह है बहुत अच्छी बात है, पेड़ पौधे हैं बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा भारी सामान नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखते हैं, सूर्य की रोशनी हवा आदि आती रहे तो बहुत बढ़िया रहता है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत बढ़िया रहता है। इसके साथ साथ अगर नॉर्थ ईस्ट में आप समुद्री नमक किसी बर्तन में भर के रखते हैं तो उसको भी शुभ माना गया है। इसके बाद देखिए ये गुरु का हो गया आपका
अपने गुरुओं का रेस्पेक्ट करें, अपने जिससे कुछ भी सीखा है लाइफ में उसकी रेस्पेक्ट रखें। क्योंकि अगर आप ऐसा देखना चाहते हैं एकदम आइडियल गुरु सदगुरु वो हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जो जिससे आप कुछ सीख रहे हैं, चाहे आपके वो टीचर हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं जिन्होंने आपको लाइफ में कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो उसके लिए थैंकफुल रहें। और खुद से भी जितना आपको मिलता है उससे ज़्यादा संसार के लिए, परिवार के लिए कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, इससे भी आपके गुरु अच्छे होंगे। लंबी दूरी के बारे में सोचें, छोटी मोटी बातों में ज़्यादा ना उलझें, अपने लक्ष्य के प्रति लगातार तत्पर रहें। गुरु भाग्य के ग्रह जरूर हैं, पर संसार जो है, कलयुग जो है, खास करके आप बात करोगे यहाँ पर कर्म प्रधान है। तो जितना आप कर्म करोगे, आप भाग्य का इंतजार नहीं करना है, आपको जिंदगी बनने का इंतजार नहीं करना है, आपको आपकी जिंदगी बनानी है। इसके बाद देखिए शनि महाराज भाग्य का स्वामी है, भाग्य में पर वक्री है, तो भाग्य तो बहुत ज्यादा तेज नहीं चल रहा। इसका मतलब क्या हुआ, और ज्यादा एफर्ट करना, और ज्यादा मेहनत करनी है, और मतलब इतनी मेहनत करनी है कि जो भाग्य साथ नहीं दे रहा वो भी सोचे यार इसका तो साथ देना ही पड़ेगा, ये जरूरी है, वो भी थक जाए यार, अब कितनी प्रॉब्लम इसके लिए बनाओगे, ये तो मानता ही नहीं है, तो कोशिश कर ही जा रहा है। तो कोशिश करते रहना है, कोशिश करते रहना है। हाँ, भाग्य में थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करेगा, पिता समान लोगों से कुछ दूरी आ सकती है, उनकी लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है, क्योंकि शनि महाराज जो हैं वो पिता के भाव में है। तो पिता या पिता समान, जरूरी नहीं है कि आपके फादर ही हो, पिता समान के लिए भी आएगा। और एग्जैक्टली अगर हम पढ़ें नवम भाव में तो लिखा हुआ यही लिखा है कि भाई पिता समान व्यक्ति से थोड़ा बहुत दूरी बन सकती है, उनकी हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा बहुत दुख रह सकता है, धर्माचरण में विघ्न, कोई अच्छा काम आप करना चाहोगे, कोई सही काम करने की आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसमें कुछ रुकावट आ सकती है, तो आपको रुकावटों से तो डरना ही नहीं है, जैसे मैंने कहा। इसके साथ साथ पैसे का थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, धन का थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, पर कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। एक्सेप्शन होता है ना हर चीज़ का। नवम का स्वामी नवम में ही आ रहा है, वक्री होकर, या कोई पुरानी कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी, कोई ऐसी बात जो कहीं आप पढ़ना चाहते थे, शिक्षा से संबंधित कोई ज्ञान जो आप प्राप्त करना चाहते थे पर उस समय आपकी पॉसिबिलिटी नहीं बन पाई, अब बन सकती है, अब बन सकती है। और हायर एजुकेशन के लिए अगर आप एफर्ट करते हैं तो एक बार में नहीं, पर कुछ व्यवधान के साथ साथ, पर वो काम बन सकता है आपका। कोई अब्रॉड एजुकेशन के लिए आप पढ़ने जाना चाहते थे तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मशक्क़त के बाद, कुछ दिक्कतों के बाद चीज़ें बढ़िया जा सकती हैं। अब देखिए यहाँ समझने की बात है कि ये शनि ऐसा नहीं सबके लिए ख़राब रहेंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, जन्म पत्री में अच्छे योग में है और अष्टक वर्गा में जहाँ शनि बैठे हैं उनके पॉइंट ठीक हैं, तो आपका नेगेटिव गोचर भी कुछ खास दिक्कत नहीं देगा, उसमें भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो जन्म पत्री में भी ग्रहों की क्या स्थिति है ये भी बहुत डिपेंड करता है। यहाँ से शनि की जो दृष्टियाँ हैं गुरु के भाव पर पड़ेगी तो लाभ होने की संभावनाएं प्रबल हैं यहाँ पर। और हाँ, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा पड़ेगा, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, समय का ध्यान रखना, जो शनि के अच्छे गुण हैं वो अपनाओगे तभी होगा। और शनि के जो नेगेटिव गुण हैं, गंदगी, मतलब साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। एडिक्शन, नशे से दूर रहें, किसी भी चीज़ का एडिक्शन जो है शनि को कमज़ोर करेगा आपका। और आपका गंदगी हो गया, एडिक्शन हो गया, आलस से बिल्कुल बचना है। अगर ये नेगेटिव चीज़ें साथ में रहेंगी तो फिर शनि दिक्कत करेंगे। दिन में सोना, सूर्य जब उगता है उस समय उठ जाए, थोड़ा बहुत लेट हो जाए ठीक है, कभी कभार कोई नहीं, पर डिसिप्लिन का होना, सूर्य के समय अनुसार आपको लाइफ में चलना भी शनि के लिए बहुत अच्छा है। शनि अगर आपके अशुभ हैं तो आपको फिर उसके अच्छे गुणों को जीवन में खुद करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी शनि आपके निखरेंगे, बढ़िया होंगे। अपने से जो आपका जो परिवार है, आपका जो ट्रेडिशन है, आपका जो कंट्री है, आपका जो धर्म है, उसके प्रति कहीं ना कहीं उसकी अच्छाइयों के प्रति ज़रूर जानकारी रखें। जो लोग अपने पूर्वजों की, अपने ट्रेडिशन की रेस्पेक्ट नहीं करते ना, तो उनके लिए भविष्य में कहीं ना कहीं अपनी जड़ें खो देते हैं, और जिससे कि जड़ ही ना हो वो पेड़ कितनी देर टिक सकता है, ये समझने वाली बात है। तो अपने कल्चर को जाने, उसकी रेस्पेक्ट करें, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ अच्छा है। और कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिव अगर आपको दिख भी रहा है तो आपको क्या लगता है दूसरे कल्चर में नहीं है, तो समझदारी से काम लें। इसके बाद देखिए शनि महाराज की रेमेडी भी होगी, पीपल के पेड़ वाली रेमेडी भी ठीक है। हनुमान जी की पूजा मंगल शनिवार को वो भी ठीक है। माँ काली की पूजा भी शनि के लिए की जाती है, वो भी बहुत बढ़िया रेमेडी है। तो आप शनि के बाद बढ़ जाते हैं
देखिए शनि ठीक है, मंगल ठीक है, शुक्र और राहु बहुत बढ़िया है। बुध की बात कर लेते हैं, बुध भी अच्छे हैं, चतुर्थ भाव में बुध होते हैं तो धन आता है, पैसा आता है, धन लाभ होता है, तो ये बहुत बढ़िया है। चतुर्थ भाव में बुध को दिखा रहा है आपका धन लाभ, धन लाभ होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। चौथे भाव में होता है जमीन जायदाद आदि से लाभ हो सकता है, पर बुध का जो भाव है ना चौथे भाव में बुध हो और तृतीय भाव में कुछ हो तो उसका भेद होता है। मतलब बुध का जो है उतना स्ट्रांग नहीं है, पर स्टिल बुध भी आपके लिए गोचर में बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बुध को और बढ़ाने के लिए किन्नर लोगों की रेस्पेक्ट रखें आप, गणेश जी की पूजा करें, उनको दूर्वा घास आदि चढ़ा सकते हैं, खास करके अगर बुध की दिशा आपकी चल रही है तो। और बुध आपकी कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी हैं, रियल एस्टेट में आ रहे हैं, घर जमीन से आपको लाभ हो सकता है। पंचम के स्वामी एजुकेशन से आपको लाभ हो सकता है, स्कॉलरशिप आदि से आपको लाभ हो सकता है। संतान और पढ़ाई लिखाई के लिए भी गुरु यहाँ पे ठीक आपका गोचर है। केतु की बात आते हैं, देखिए केतु का राहु का गोचर थोड़ा सा नेगेटिव है, पर हर किसी की तो राहु केतु की दशा नहीं है, पर अगर किसी की है तो केतु के में क्या होगा, आपका जो मन है थोड़ा काम से हटेगा, आप थोड़ा एंजॉय करना चाहोगे लाइफ में, फॉरेन लैंड बाहर घूमना चाहोगे, मौज करना चाहोगे थोड़ा लाइफ में। पर केतु यहाँ कहना का क्या चाहते हैं कि देखिए काम तो करना पड़ेगा पूरे मन से, ध्यान से, और पूरा 100% आप अगर काम को दोगे, अपने काम को, और उसको ऐसे ही नहीं छोड़ोगे। कई बार केतु जब छठे में जाता तो लोग काम छोड़ देते हैं ऐसे ही, मतलब पसंद नहीं आता है, तो उस पर पूरा 100% दे, उसके बाद भी चीज़ नहीं बन रही तो फिर आप काम बदल सकते हैं, पर आपको देना पड़ेगा, तब जाके जो राहु दिखा रहा है फॉरेन लैंड, विदेश जाने की इच्छा, घूमने की इच्छा, और लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बच के रहें, क्योंकि जो एक्सिस है ना 6 और 8, ये 6 और 12 वाला, जेल हॉस्पिटल आदि का भी है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अब ऐसा नहीं कह रहा मैं कि हॉस्पिटल आदि का है, जेल का है तो सब लोगों को ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में वो योग होगा तब ही गोचर कुछ दे पाएगा, अपने आप में तो वो आपको कुछ देने वाला नहीं है, पहले कुंडली में वो योग होना चाहिए। पर हाँ थोड़ा सा नेगेटिव स्थिति है राहु और केतु के परिप्रेक्ष्य में। अगर राहु केतु की आपकी दशा महादशा भी चलनी है तो स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। और अगर राहु पे आ जाए तो स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन कम लगेगा। वैसे भी पढ़ाई लिखाई में मन नॉर्मली सभी का कम लगता है, पर जब आप समझते हैं ना कोई बड़ा कारण होता है किस लिए आपको पढ़ाई करनी है, आपको कुछ करके दिखाना, अपने माता पिता का नाम बनाना है, या आपकी माँ ने या पिता ने आपके लिए इतनी मेहनत की है और आज भी वो अपना एक तरह से कह सकते हो कि बहुत कुछ ना करके आपको कुछ बनाना चाहते हैं, तो आपको आपके रीजंस बड़े होने चाहिए, आपको कुछ करना होता है लाइफ में, तब आपको ना वो पढ़ाई लिखाई ऐसा नहीं है कि उनको बहुत पसंद होती है, उनके पास रीजन बड़े होते हैं जो लोग बड़ा करते हैं, और वो समझते हैं कि ये करेंगे नहीं तो वो अचीव नहीं किया जा सकता है जो दुनिया में वो करना चाहते हैं। कई लोग दूसरों के लिए भी पढ़ाई करते हैं, मतलब कुछ लोग पढ़ाई करके खुद अमीर होना चाहते हैं, और कुछ लोग पढ़ाई करके जैसे बहुत सारे आपने कहानी सुनी होगी, किसी का पिता था और हार्ट अटैक आया और उसको नहीं ले जा पाए आसपास, तो उस बच्चे ने प्रण लिया कि भाई मैं कोशिश करूँगा कि हर गांव में, हर शहर में एक अच्छा हॉस्पिटल हो, और उसके लिए वो डॉक्टर बना और उसने बहुत सारे फ्री में ऑपरेशन कराने की कोशिश की, मिनिमम कम पैसों में कराने की कोशिश की। तो बड़ा रीजन होता है तभी कुछ बड़ा हो पाता है, तो अपने आप को एक बड़ा रीजन दीजिए लाइफ में, तो राहु केतु भी आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत दिक्कतें जरूर आएंगी पर वो भी आपसे हार जाएंगी। ठीक है, तो राहु केतु भी हो गए हमारे, मंगल गुरु शुक्र बुध शनि सारे ग्रह हो गए। राहु केतु की रेमेडी थोड़ा बता देते हैं। राहु के लिए माँ सरस्वती की पूजा, ओम एवं महासरस्वती नमः, वो ज्ञान की देवी हैं। राहु क्या है, अंधकार है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार है, ईगो है, ऐसा ईगो जो एकदम जिसका कोई खास रीजन भी नहीं है। राहु मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो माँ सरस्वती बढ़िया है। इसके साथ साथ माँ दुर्गा की पूजा, क्योंकि वो महिषासुर मर्दिनी है, असुर तो हैं ही ये राहु केतु इस तरह से। केतु के लिए गणेश जी हैं, क्योंकि ज्ञान के देवता हैं, केतु मोक्ष के दिखाते हैं, और गणेश जी जो हैं वो विघ्नेश्वर हैं, विघ्न को हटाने वाले, विघ्न हरता है, माफ़ कीजिएगा। और मोक्ष को लिए ज्ञान की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। हम वो समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म का जब पालन करेंगे तो मृत्यु के बाद आपको कहीं मोक्ष पैदा मतलब मिलेगा, कहीं जाके नई जगह होगी, वो मोक्ष मिल जाएगा। रियलिटी ये है कि मोक्ष यहीं पे मिल जाता है, जिसको मिलना होता है उसको बाद में भी मिलता है। जो फालतू की बाउंडेशन से फ्री हो जाता है, जो इस संसार को समझ जाता है, वही मोक्ष है, उसी को मोक्ष कहते हैं। जो इस माया से परे निकल जाता है, जो रजस तमस सत्व इन तीनों गुणों को समझ लेता है और इनसे ऊपर उठ जाता है, वही मोक्ष है। जो अच्छाई बुराई में कहीं किसी हद तक अपने आप को बैलेंस करना सीख जाता है, तो वही मोक्ष है।
जो गीता भी कहती है। तो उसके लिए गणेश जी की पूजा, मछली, अगर आपका केतु अच्छा नहीं है तो गणेश जी की पूजा, मछलियों के लिए कुछ करना, उनको आप आटे की गोली खिला सकते हो, ब्रेड खिला सकते हो, कुत्तों की रेस्पेक्ट करना, उनको कुछ खाना पीना देना। वैसे तो बुधवार का दिन है पर बाकी दिन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संतों का सम्मान करना, अपने धर्म के संत हों, दूसरे धर्म के संत हों, संतों का, ज्ञान का, स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का सम्मान करना। क्योंकि कई बार अनजाने में, अविद्या में हम किसी का अपमान भी कर देते हैं, हमको पता ही नहीं होता है कि वास्तविकता उसकी क्या है, कितनी है। तो वो तो उससे थोड़ा बचना, क्योंकि गुरुओं का रेस्पेक्ट करना केतु के लिए भी जरूरी है। केतु की, वैसे तो केतु हैं पर रेमेडी क्या होती है कि आप धर्म स्थान पे जाओ, संतों की मदद करो। ऐसे ही घर में जो ब्रह्म स्थान होता है, ईश्वर का निराकार रूप जो ब्रह्म है, उसके का जो स्थान कह सकते हैं, उसकी सम्मान करना। और साथ में ब्रह्म स्थान पर दही, माफ़ कीजिएगा दही नहीं, दूध और हल्दी का जो मिक्सर होता है उसके कुछ बूंदे डालते रहना। इससे क्या होगा, ब्रह्म स्थान को हम केतु का स्थान मानते हैं, तो वहाँ से उसकी एनर्जी में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश सिंबॉलिकली हम कर रहे हैं। तो एक राहु केतु की रेमेडी हो गई आपकी। अब आ जाते हैं त्योहारों पर। देखिए 2 तारीख की नाग पंचमी है। नाग पंचमी किसी की कुंडली में काल सर्प योग है, काल अमृत योग है, तो बहुत बढ़िया है। काल सर्प योग कब होता है, जब राहु आगे हो, केतु पीछे हो, बीच में सारे ग्रह हो। काल अमृत योग कब होता है, जब केतु आगे हो, राहु पीछे हो, तो और बीच में सारे ग्रह हो, तो काल अमृत योग हो जाता है। काल सर्प योग में भगवान शिव माँ चंडी की पूजा करते हैं। काल अमृत योग में गणेश जी के विभिन्न रूपों की प्रार्थना होती है। 11 तारीख का रक्षाबंधन है, 12 तारीख की पूर्णिमा है, 14 तारीख की खजारी तीज है, 15 तारीख का इंडिपेंडेंस डे है और 15 तारीख की हमारी संकष्टी है। संकष्टी गणेश जी से जुड़ा त्योहार है, जिसको केतु बहुत बढ़िया ना, उनके लिए भी संकष्टी का व्रत बहुत अच्छा रहता है। 19 तारीख की जन्माष्टमी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण। तो जो लोग भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जन्माष्टमी को तो बहुत सारे लोग व्रत करते हैं। जो नॉर्मली भी भक्त ऐसे नहीं करते, पर जन्माष्टमी का व्रत तो लगभग बहुत लोग रखते हैं। तो आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। 30 तारीख की हरितालिका तीज है और 31 तारीख की गणेश चतुर्थी है। 8 तारीख की श्रवणा पुत्रदा एकादशी है। 23 तारीख की अजा एकादशी। पुत्रदा मतलब पुत्र या पुत्री, दोनों के लिए, संतान प्राप्ति के लिए हो गया आपका। 9 और 24 तारीख का प्रदोष व्रत है। 25 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 27 तारीख की अमावस्या है आपकी, भाद्रपद अमावस्या है। और 17 तारीख की सिंहा संक्रांति है। जैसे हमने बताया कि सूर्य का परिवर्तन जो होगा वो आपका 17 तारीख को होगा। तो सूर्य की जो हमने बात की, चौथे भाव में अच्छा रिजल्ट देंगे और 17 से पहले जब तृतीय भाव में देंगे तब तो अच्छा है ही। तृतीय भाव में सूर्य पराक्रम बढ़ाने वाले होते हैं, मेहनत कराते हैं और आपको थोड़ा यात्रा वात्रा भी कराते हैं और कहीं ना कहीं भाग्य की अपॉर्चुनिटी लाते हैं आपकी। तो इस सूर्य का भी हो गया हमारा, संक्रांति हो गई, त्योहार हो गए। आई होप आप इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इंस्टाग्राम आदि का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।